हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज के वीडियो में हम सुनते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की पूर्व पीठिका। भारत देश को प्राचीन काल में आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। यहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को आर्य भाषाएं कहा जाता था। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही अनेक जातियों व धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए भारत की संस्कृति में भी विविधता समाई हुई है। समय समय पर यहाँ की राजनैतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में अनेक उतार चढ़ाव आए, परंतु हमारी सहिष्णुता की नीति बनी रही। हिंदी साहित्य में वीरता, भक्ति, नीति, श्रृंगार आदि सभी भाव देखने को मिलते हैं। यहाँ का साहित्य स्वांतः सुखाय होने के साथ साथ परिजन हिताय भी है। भारतीय साहित्य के प्रमुख कवियों में तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, बिहारी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर आदि की गणना की जाती है। तो बच्चों, ये है एक थोड़ी सी संक्षिप्त सा विवरण कि हिंदी साहित्य में किस किस चीज़ की महत्ता है। तो क्या है यहाँ पर कि पूर्व पीठिका में हमें क्या पढ़ना है कि जो हिंदी साहित्य लिखा गया, उसकी जो पृष्ठभूमि थी, मत- उसके उस मतलब उस पर क्या चीज़ें काम कर रही थी। जैसे कि सबसे पहले हमने ये सुना, देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, अनेक जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसमें भी विविधता है। संस्कृति मतलब कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे त्योहार उत्सव, हमारे सभी तरीके के जो पहनना ओढ़ना, सब चीज़ें, मतलब हमारे रहने का ढंग, हमारे जो भी हमारा, जिसको आप कल्चर कहते हैं ना, कि भी हम हमारे हर एक जो हमारा प्रदेश है, जैसे कि हरियाणा है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर पंजाब है, या फिर आप साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ सभी जो प्रदेश हैं, सभी राज्य हैं, उनकी वेशभूषा अलग है लोगों की, उनका खाना पीना अलग है, उनके त्योहार उत्सव अलग अलग हैं। इस तरह से हमारी जो संस्कृति है वो विविधता से भरी हुई है। तो ऑब्वियस है हमारा जो साहित्य है वो भी विविधता से भरा होगा, है ना। तो हिंदी साहित्य में वीर रस, भक्ति रस, नीति, श्रृंगार आदि सभी प्रकार के भाव मिलते हैं। एक यहाँ लाइन लिखी हुई देखिए कि यहाँ का साहित्य स्वांतः सुखाय होने के साथ साथ परिजन हिताय भी है। देखो, कोई भी व्यक्ति जब रचना लिखता है, कवि है या लेखक है, कुछ भी लिखता है, तो वो अपने अंतर मन के सुख के लिए, यानी कि उसको लिखने से, उन भावों को लिखने से, जो भी उसने लिखा है उससे उसको सुख का अनुभव होता है। लेकिन इसके साथ साथ परिजन हिताय, यानी दूसरे जो लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनका भी हित होता है, उनके हित में भी लिखा जाता है। और भारतीय साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में तो आप जानते पढ़ते रहते ही हैं कि ये मुख्य कवि हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु से उत्पन्न हुआ। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु क्षेत्र कहलाता था। ईरान की ओर से आने वाले विदेशी आक्रमणकारी जब सिंधु प्रदेश में आए तो उन्होंने इसे हिंदू प्रदेश कहना शुरू कर दिया। क्यों कहा? क्योंकि ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह होता है, यानी कि सिंधु को हिंदू, स को ह वो कहते थे। और इस प्रकार सिंधु प्रदेश की भाषा धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी कहलाने लगी, यानी कि सिंधी से वो धीरे धीरे हिंदी बन गई और सिंधु से हिंदू बन गया। अब देखिए, अब हिंदी शब्द के बारे में हमें पता चल गया। अब यह है कि हिंदी भाषा का जो विकास है वो कैसे हुआ। सबसे पहले आपको पता है कि वैदिक काल से जो वेदों की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन होने लगे। देखो, जैसे जैसे इंसान का, मानव जाति का विकास होता है, वैसे वैसे संसार में ये नियम है प्रकृति का कि वहाँ परिवर्तन होते रहे हैं। तो भाषा में भी इस तरह से परिवर्तन होते रहे। तो ईसा पूर्व, यानी ईस्वी, 1 ईस्वी से पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का समय जो था वो संस्कृत का रहा। इस समय वैदिक व लौकिक दो तरह की, संस्कृत भाषा में दो तरह की भाषाएं थी।
वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद आदि की रचना हुई और लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि की रचना हुई। इसके पश्चात पाली, प्राकृत आदि भाषाओं का विकास हुआ। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का विकास हुआ। इस काल में जैन साहित्य की रचना हुई। प्राकृत से ही अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश के समय में ही भाषा में कुछ सरलता व मधुरता वाली भाषा का विकास होने लगा। अपभ्रंश भाषा की विभिन्न बोलियों आदि से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो यानी कि संस्कृत से भाषा चली, पहले पाली बनी, फिर प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश बनी। मतलब धीरे 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 संस्कृत भाषा को आसान करते करते अपभ्रंश तक आ गई और फिर उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा की विभिन्न बोलियों आदि से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश में भी हमें बहुत सारा साहित्य मिलता है। हर्षवर्धन के शासनकाल से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार तेजी से हुआ। अतः हिंदी भाषा का आरंभिक स्वरूप अपभ्रंश साहित्य में देखने को मिलता है। यदि हिंदी साहित्य की परंपरा का अवलोकन किया जाए तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ। यानी कि अपभ्रंश भाषा से कुछ क्षेत्रीय यानी रीजनल जो उसके रूप थे वो अलग अलग बट गए और फिर उसके बाद धीरे धीरे हिंदी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश अर्थात शोर सैनी अपभ्रंश महाराष्ट्र मागधी और अर्ध मागधी के रूप में प्रसारित हो रही थी। इनकी उपभाषाओं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है। देखो, अपभ्रंश की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, और ये अलग अलग इनकी बोलियों के नाम हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी के लिए है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के लिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के लिए मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी के लिए पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। और बिहारी के लिए मैथिली, मगही और भोजपुरी। इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। अब देखिए हमें क्या समझना है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयोजन। यानी कि हिंदी का साहित्य तो चलो अब यहाँ से विकास आपको समझ आ गया और हिंदी का साहित्य लिखा जाने लगा। अब हमें दूसरी बात क्या समझनी है कि हिंदी से के साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसको लिखने का क्या प्रयोजन है, यानी कि क्या महत्व है। तो किसी भी चीज़ के इतिहास को लिखने का जो महत्व होता है वो यही होता है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो बाद में आने वाली पीढ़ियां हैं, वो उस संपूर्ण साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सकें, उस समय की परिस्थितियों के बारे में जान सकें, उस समय के परिवेश के बारे में जान सकें, लोगों के रहन सहन के बारे में जान सकें और साहित्य की जो विकास यात्रा है उसका अध्ययन कर सकें। देखिए, साहित्य की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना और साहित्य के आंतरिक व बाह्य संघर्ष को प्रस्तुत करने के लिए साहित्य के इतिहास लेखन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कौन से काल में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, किस किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां वहाँ थी, कैसा वहाँ का सामाजिक वातावरण था, कैसे लोग वहाँ उस समय में रहते थे, शिक्षा का क्या स्तर था, जो अमीर और गरीब की जो मतलब वो था गैप था, जैसे अंतर था वो कितना था। मतलब इस तरह की दरबार, जैसे हम अगर पहले का इतिहास उठाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले राजा होते थे, दरबार होते थे और उनकी जो उनके उत्तराधिकारी होते थे। फिर विदेशों से बहुत सारे आक्रमणकारी आए, उन्होंने किस किस तरीके से हमारे देश के लोगों के साथ, राजाओं के साथ लड़ाइयाँ वगैरह की। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, कुछ इतिहास से और कुछ साहित्य से। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य का मतलब किसी भी साहित्य का जो इतिहास होता है वो उस देश की, उस समाज की सारी जो पिछली घटनाएं घटित हो चुकी हैं, पिछला जो वातावरण होता है उसके बारे में हमें बताता है। साहित्य का इतिहास ही तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों से पाठकों को अवगत कराता है। साहित्य का इतिहास ही बताता है कि साहित्य के क्षेत्र में किस कालखंड में किस किस लेखक या कवि ने साहित्य की रचना की। ये तो एक सिंपल सी बात है कि आपको साहित्य के इतिहास से ही पता चलता है किस समय में कौन कौन से लेखक या कवि हुए। साहित्य के इतिहास का अध्ययन करके ही
हम साहित्य के विकास क्रम को आसानी से समझ सकते हैं। अतः साहित्य का मुख्य प्रयोजन तत्कालीन समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों का वर्णन व विश्लेषण करना होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यानी कि यदि हम किसी कालखंड के साहित्य को पढ़ लेते हैं तो हमें उस समय के समाज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम दो पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं। एक पक्ष के अंतर्गत तत्कालीन समय के परिवेश आदि का अध्ययन किया जाता है, जिसमें रहकर साहित्य का रचना करता है, और दूसरे के अंतर्गत पहले से चली आई हुई परंपराएं हैं जो तत्कालीन समाज के मानसिक विकास का आधार बनती हैं। तो यानी कि जो परिवेश, जो वातावरण, परिवेश होता है मतलब जिस वातावरण में समाज में लेखक रह रहा होता है, उसके अनुसार ही लेखक उन रचनाओं को लिखता है। और दूसरा, वो जो पिछली परंपराएं चली आ रही होती हैं, जो समाज के मानसिक विकास का, यानी कि हमारी जो विचारधाराएं बनती हैं, हमारा जो मानसिक स्तर डेवलप होता है, विकास होता है उसका, उसके आधार बनती हैं वो सारी परंपराएं, उनका वर्णन जो है वो साहित्यकार अपने साहित्य में करता है। इस प्रकार साहित्य की पृष्ठभूमि के अध्ययन का अर्थ है इस्लाम के भारत प्रवेश से पहले जो परंपराएं चली आ रही थी उनका अध्ययन करना तथा उसके विकास क्रम को समझना, जिसने कि भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास किया। अतः हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभ से पूर्व उस साहित्य का अध्ययन करना है जो हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में सहायक हुआ, यानी कि हिंदी साहित्य किस प्रकार से रचा गया और उसका विकास कैसे हुआ, इसको इसका इसकी सहायता करने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी पृष्ठभूमि काम आई, वो उसकी पूर्व पीठिका है। इस दृष्टि से समूचा संस्कृत साहित्य तथा अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य के विकास में अपना योगदान रखता है। तो ये था बच्चों हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। धन्यवाद।